बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुप्रीम कोर्ट में आज दो इंतहाई अहम मुकदमात की समाअत थी। एक सिविलियंस का मिलिट्री अदालतों में ट्रायल के ख़िलाफ़ दरख्वास्त वाला केस था, और दूसरा केस जो था वो सहाफ़ियों को जो FIA ने नोटिस जारी किए हुए थे उनकी ज़बाबंदी के लिए, उससे मुताल्लिक़ केस था। दोनों केसेस में अहम पेशरफ्त हुई है। और इसमें जो ख़ास तौर पर जो ये सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल वाला जो केस था, इसकी काफ़ी अरसे के बाद समाअत हुई है। ये जहन में रहना चाहिए कि इस वक्त जो 9 मई के मुतालिक जो जितने भी एक्यूज़्ड हैं वो तमाम के तमाम इस वक्त फ़ौजी अदालतों में ही उनके केस जो हैं वो भुगताए जा रहे हैं, वो उन्हीं की कस्टडी में हैं और उनके केसेस फ़ौजी अदालतों में चले जा रहे हैं। जबकि ये केस जो है ये 9 मई के बाद से सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा चला आ रहा है। आज क्या डेवलपमेंट हुई है इसकी आंखों देखा हाल जो है वो जानेंगे अदील सरफराज से। जी अदील। सर, आज दो मुख्तलिफ केसेस थे। आप जैसा कि आपको बताया, एक मिलिट्री कोर्ट्स वाला और एक सहाफ़ियों का। पहले किस पे हम बात करेंगे, सहाफ़ियों वाले पे या मिलिट्री कोर्ट्स वाले पे? अप टू यू जी। सर, मिलिट्री कोर्ट्स वाले की पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि उसमें जो डेवलपमेंट्स हुई हैं वो अनप्रेसिडेंटेड हैं या अनएक्सपेक्टेड हैं। वजह यह है कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब एक मरतबा फिर एक तवील अरसा के बाद, एक वक्फे के बाद इन इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत हुई है, जो जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच के उस फैसले के खिलाफ है जिसमें उन्होंने करार दे दिया था कि सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता जी। उसमें आज सबसे पहले तो साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा, उन्होंने बेंच पर दोबारा से एतराज़ कर दिया और कहा कि 6 रुकनी नहीं बल्कि लार्जर बेंच इससे भी बनना चाहिए। उसके बाद उनके साथ दीगर जो दरख्वास्त गुजार थे उन्होंने भी उनके इस मौक़िफ़ की तायद की। ठीक। जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान की सरबराही में ये 6 रुकनी लार्जर बेंच था। जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान ने एतजाज़ एहसन को रोस्ट्रम पर बुलाया और दीगर वकला को भी बुलाकर उनसे कहा कि हमारे जहन में एक बात है, हमारे बेंच के जहन में एक बात है कि हम समझते हैं, क्योंकि अटॉर्नी जनरल पहले भी ये बात कह चुके हैं कि कई ऐसे भी लोग होंगे जिनके बरियत के मुकदमात होंगे, जो 103 वो लोग हैं जिनका ट्रायल चल रहा है फौजी वो अदालतों में। हालांकि ये भी तय हो चुका है कि ट्रायल मुकम्मल हो चुका है, सब चीज़ें मुकम्मल हैं। और ये भी कहा गया है कि फ़ैसला सुनाया नहीं जाएगा। फैसला सुनाया नहीं जाएगा जब तक ये इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत नहीं होगी। तो उस पर ही जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान ने कहा है कि देखें, अगर उसमें बरियत के ऐसे केसेस हैं जो लोग बरी हो गए हैं बाइज़्ज़त तौर पर, उन केसेस में और उनका फ़ैसला रुका हुआ है। उनका फ़ैसला रुका हुआ है, तो ये हमें मुनासिब नहीं लग रहा। वजह यह है कि लोग बेगुनाह क्यों पाबंद सलासल रहें। तो बेंच की ये सजेशन है, आपसे हम पूछना चाहते हैं कि अगर ऐसा कोई ऑर्डर पास किया जाए जिससे कि कम अज़ कम वो लोग जिनकी बरियत हो चुकी है, होती बनती है, या वो लोग जिनकी सज़ा 6 से 1 साल है, जो ऑलरेडी वो भी मुकम्मल हो चुकी है जब से ये ट्रायल चल रहा है, तो ये बरियत के जो मामलात हैं इनके ऊपर अगर हम ये इजाज़त दे दें कि जो फ़ौजी अदालतें हैं वो अपना फ़ैसला सुना दें, जबकि जो सज़ाओं वाले मामलात हैं, जो 1 साल से ज़ायद की सज़ाओं वाले, वो इस समाअत के साथ मशरूत की जाए इंट्रा कोर्ट अपीलों के साथ। उस पर हैरान कुन तौर पर बैरिस्टर एतजाज़ एहसन साहब ने फ़ौरी तौर पर हामी भर ली, सलमान अकरम राजा साहब ने फ़ौरी तौर पर हामी भर ली। तमाम जो लीगल फ़ेटर्निटी थी आज कमरा अदालत के अंदर दरख्वास्त गुजार जो थे जितने, बिल्कुल उन सब ने उस पर यकीन दहानी, उस पर आप कह सकते हैं कि हामी भरी जब, तो एक मौके के ऊपर जस्टिस मुसर्रत अल-आली ने, अब जब ये प्रोपोजिशन दी जा रही थी जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान जो बेंच को हेड कर रहे थे उनकी जानिब से, तो जस्टिस मुसर्रत अल-आली ने एतजाज़ एहसन साहब से मुखातिब होते हुए कहा कि एतजाज़ साहब, आप देख लें, अगर आप ऐसे करेंगे तो फिर इससे तो ये भी होगा कि आप उनका इख्तियार समाअत भी मान रहे हैं। यानी ठीक है, यानी आप उनका मान रहे हैं कि हाँ जी, अगर वो सुन सकते हैं। वो सुन सकते हैं, ज़ाहिरी बात है, सिर्फ एक्विटल की ही बेशक वो फैसले करते हैं, मगर फैसले तो वही करेंगे। तो आप इन अदर सेंस आप ये मान रहे हैं कि इख्तियार समाअत तो है, और दूसरी जानिब आप इंट्रा कोर्ट अपील में भी हैं। बहरहाल इस सवाल के ऊपर शायद जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान को वो सवाल अच्छा नहीं लगा, उन्होंने वापस जस्टिस मुसर्रत अल-आली से कहा कि पहले मुझे अपनी बात मुकम्मल करने दें। फिर उन्होंने उनके सामने ये बात रखी, उन्होंने कहा कि देखें, बहुत से लोग हैं जो बेगुनाह होंगे, तो हम ये समझते हैं, तो आप लोग अपनी राय दें। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब, आप हमें ये बता सकते हैं कि इस वक्त कितने ऐसे लोग हैं जो बरियत के मुकदमात हैं जिनकी सज़ा 6 माह से 1 साल है। अटॉर्नी जनरल ने उनको कुछ फिगर देने से माज़रत की। उन्होंने कहा कि मैं इसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस ले लेता हूँ, पूछ लेता हूँ, इंक्वायर करने के बाद अदालत को आगाह कर सकता हूँ। तो अदालत ने अभी उनको ये डायरेक्शन दे दी है कि आप आइंदा समाअत जो कि 28 मार्च को होगी उस पर एक समरी देंगे, जो ट्रायल मुकम्मल किए जा चुके हैं, और उसके बाद उनके जो डिसीजंस होंगे, कोई बरियत का है, कोई सज़ाओं का है, वो तमाम तर समरी जब आ जाएगी अदालत के सामने, तो मोस्ट प्रोबेबली अब अदालत जो है उनकी बरियत का फ़ैसला करने का कह सकती है फ़ौजी अदालतों को, जो इन अ सेंस एक विन विन सिचुएशन होगी।
दोनों जानिब, लेकिन मेन चीज़ ये है कि इससे मौक़िफ़ उन तमाम फ़रीक़ैन का कमज़ोर नज़र आता है जो मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के अगेंस्ट यहाँ पर आए थे, एक लीगल एक लॉ पॉइंट को लेकर। अगर यहाँ पर वो ख़ुद ही एक रास्ता दे रहे हैं तो उससे फिर मुझे लगता है कि अदील, मेरा ख्याल है कि ये जो फंडामेंटल राइट्स की बात है, ये उस तनाजुर में जो है ना ये बात की जा रही है कि जी ये केस चल रहा है, वो लोग वहाँ पे फंसे हुए हैं जुरिस्डिक्शन के चक्कर में। अगर जो वहाँ पर बरी होने वाले हैं वो भी सिर्फ इस वजह से बैठे रहे इंतज़ार में कि जी सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी तो हम बेगुनाह हैं लेकिन आज़ाद उस वक्त होंगे, तो मेरा ख्याल है कि फंडामेंटल राइट्स को उन्होंने मुकद्दम जानते हुए शायद ये बात की है। बिल्कुल, ये बात आपकी दुरुस्त है, हमारी भी यही अंडरस्टैंडिंग है कि फंडामेंटल राइट्स को ही उन्होंने मुकद्दम जाना है और ये कहा है कि वो लोग जो बेगुनाह बैठे हैं, बात सर ये नहीं है कि वो बेगुनाह हैं और उनको बाहर आना चाहिए, हर सूरत में उनको आना चाहिए, मगर उसके लिए मुख्तलिफ रास्ता भी अपनाया जा सकता है। जब उनके ये मालूम हो जाए तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ये भी तो कर सकती है कि रिलीज ऑर्डर उनके कर दे, उनके खुद ऑर्डर जारी कर दे और उन्हें कहे कि आपने ये जो ट्रायल किया हम इसको सेट असाइड करते हैं और उनको खुद ऑर्डर जारी कर दे। ये जो एक रिवायत बनेगी इससे मुझे लगता है कि कमज़ोर होगा उनका केस जो सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल के अगेंस्ट यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में आए थे। बिल्कुल, और इसमें ये बात जहन में रहनी चाहिए कि इससे पहले भी जब जब मिलिट्री अदालतें बनी हैं सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको प्रोटेक्शन दी, उनको वैलिडेट किया और आइनी तौर पर भी यानी कि उनकी एक्सटेंशन जो है वो फ़ौजी अदालतों की वो भी हमारी पार्लियामेंट जो है वो करती रही है। यानी जो फ़ौजी अदालतों का केस था वो हमेशा से मजबूत रहा है। अदील, ऐसे ही है? बिल्कुल सर, ऐसे ही रहा है और अब की बार देखते हैं ये जो बेंच है, क्योंकि मुझे तो ये लग रहा है कि अभी ये बेंच का झगड़ा भी ख़त्म नहीं हुआ। ओके, ये अभी इब्तदाई तौर पर ये एक आप कह सकते हैं कि एक दरमियानी रास्ता निकाला गया है। ये अभी इंटरम रिलीफ की तरफ अदालत जा रही है, मगर जो मेन केस है उसके ऊपर अभी आर्ग्यूमेंट्स होने और जो अभी वो दलाइल उन्होंने दिए हैं बेंच के ऊपर वो अभी कंक्लूड नहीं हुए। मुसर थे आज वकला के 3 रुकनी कमेटी को भेजा जाए और बेंच बड़ा तश्कील दिया जाए। मुमकिन तौर पर 28 को जब अदालत उस हवाले से डायरेक्शन देगी तो फिर उसके बाद मुमकिन तौर पर अदालत फिर दोबारा इनसे कहे कि आप आर्ग्यूमेंट्स करें और आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद फिर ये फैसला करें। ओके, और वो आज जो दूसरा केस था, अहम केस था जिसमें हम सहाफ़ियों को नोटिस देने वाला मामला जो था FIA की जानिब से, उस पर क्या पेशरफ्त? कुछ खास इतनी ज़्यादा तो पेशरफ्त नहीं हो सकी क्योंकि आज वक्त की कमी थी और केस काफ़ी देर से टेकअप जब होने की वजह से वक्त कम था और एक और बेंच था फ़ौजी अदालतों वाला जिसमें जस्टिस इरफान सादत जो हैं वो दोनों बेंचेस का हिस्सा थे। तो उसमें बहरहाल हुआ ये इवेंचुअली कि आज 2021 के जो 2 मुख्तलिफ FIRs थी, आमिर मीर जो कि आजकल निगरान हुकूमत में खैर वज़ीर रहे हैं और दूसरे शफ़कत इमरान, इन दोनों की जो FIRs हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की आप कह सकते हैं इंटरवेंशन के बाद अब फाइनली अटॉर्नी जनरल और FIA ने विड्रॉ करने की हामी भर ली है और वो विड्रॉ कर रहे हैं। और इसके अलावा असद अली तूर साहब पर कुछ तनकीद के नश्तर चीफ जस्टिस ने बरसाए हैं। उन्होंने कहा है कि असद अली तूर साहब का नाम तो उन्होंने नहीं लिया, बहरहाल ये ज़रूर कहा है कि जब 2021 में 4 सहाफ़ियों की दरख्वास्त पर खुद नोटिस लिया गया था उनमें से एक तो आज भी मुतासरा हैं और वो एक जो हैं वो दरख्वास्त भी वापस ले चुके हैं, मगर मीडिया पर आकर इल्ज़ामात भी लगाते हैं, हमारे पास आकर मौक़िफ़ भी नहीं देते और कोई चीज़ लिख कर भी नहीं देते। बहरहाल मीडिया की आज़ादी है, जो जिसने इल्ज़ाम लगाना है वो लगाएं। और उसके ऊपर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बरहमी का इज़हार किया। और इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज़ सर ये हुई कि आज चीफ जस्टिस ने एक मरतबा फिर जस्टिस उमर अता बंदयाल या साबका जो जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट थी उसको भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि 2021 में जब हमने सो मोटो लिया था उस वक्त हम ये समझते थे कि बेंच का इख्तियार है सो मोटो का, मगर उस वक्त के चीफ जस्टिस ने ये फैसला किया कि चीफ जस्टिस ही लार्जर बेंच ने फैसला किया कि चीफ जस्टिस का इख्तियार है। उससे हुआ ये कि मतीउल्लाह जान, असद अली तूर और अबसार आलम को गोली लगी, मतीउल्लाह जान को अगवा किया गया, असद अली तूर को मारा गया। इन 2 के ख़िलाफ़ FIRs कटी। ये सब उसके बाद हुआ। अगर उस वक्त हमारे उस सो मोटो के ऊपर हमें फ़ैसला करने दिया जाता तो आज ये सूरत हाल ना होती। बहरहाल ये एक डेवलपमेंट हुई है इसमें और अब इस केस की भी समाअत परसों तक मुलतवी की गई है। देखते हैं परसों तक क्या होता है। सुना चीफ जस्टिस ने पूछा है कि जी ये किस दौर के वाक़यात हैं। उन्होंने कहा कि जी ये बानी PTI दौर के थे और उन्होंने कहा देखो जी फिर अब आज क्यों, मतलब इसके ऊपर भी चीफ जस्टिस ने कहा कि जी ये तो पुराने दौर में हुए हैं। यानी नहीं, उनका मकसद पुराने दौर का नहीं है, उनका मकसद है इमरान खान का। वो हमेशा कहीं ना कहीं से वो बात ले ही आते हैं। उस वक्त PTI का दौर था और ज़ाहिरी बात है वही PTI। ये वाला सवाल जो है कि ये किस दौर में हुआ, उस वक्त हुकूमत किसकी थी, ये मेरा ख्याल है मुख्तलिफ केसेस में चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो कई बार पूछते हैं, जानते पूछते हुए। रिडिक्यूल करने वाली बात है जी और अपना एक पर्सनल वो चीज़ ग्रज नज़र आता है। बहरहाल एक और मैं चीज़ मिस कर गया हूँ सर, वो जो फ़ौजी अदालतों वाला केस है उसके अंदर सबसे जो बड़ी खबर थी आज की वही मैं मिस कर गया हूँ
खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट ने एज गवर्नमेंट उसमें जो इंट्रा कोर्ट अपील फाइल की हुई थी उसको विड्रॉ कर लिया। अब आप देखें कि वो जिनके मुल्ज़मान हैं, यानी यही कहना चाह रहे हैं आप कि खैबर पख्तूनख्वा बेसिकली में पीटीआई की हुकूमत है और ज़्यादातर जो 9 मई के मुतासरीन हैं वो पीटीआई के कारकुन हैं। बेसिकली आपको मालूम है कि निगरान सेटअप था और जब फैसला दिया जस्टिस इजाज़ुल हसन की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने, तो उस वक्त की वफाकी हुकूमत और तमाम जो सूबाई हुकूमतें हैं बशमूल कुछ दीगर पार्टियों के, उन्होंने इंट्रा कोर्ट अपीलें फ़ाइल कर दी उस फैसले के ख़िलाफ़। जी जी। अब उसमें खैबर पख्तूनख्वा भी था, पंजाब भी, सिंध भी, बलूचिस्तान भी, वफाक भी, वजारत कानून भी, तमाम। आज जब दरख्वास्त समाअत हो रही थी तो एडिशनल एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा आए, उन्होंने वो मिनट्स ऑफ द मीटिंग और वो जो करारदाद उनकी काबीना ने मंजूर की है जिसमें ये करार दिया गया है कि हम अपनी दरख्वास्त वापस लेंगे, वो अदालत के सामने रख दी कि अब हम ये दरख्वास्त वापस लेंगे, क्योंकि हम नहीं समझते कि सिविलियंस का जो फ़ौजी अदालतों में ट्रायल है वो मुमकिन है, वो आइनी तौर पर दुरुस्त है, वो उसके अगेंस्ट है, लिहाजा उन्होंने ये दरख्वास्त वापस ली है और ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अब देखें इसमें अब एक पैगाम है। अली अमीन गंडापुर साहब वज़ीर आला हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 9 मई के ऊपर दो टोक अंदाज में अपना मौक़िफ़ एक मरतबा फिर सामने रख दिया। थैंक यू अदील, थैंक यू। बहुत ही कम्प्रिहेंसिवली अदील ने बताया कि जी दोनों केसेस से मुतालिक, और दोनों इंतहाई अहम केसेस, एक में सहाफ़ियों की ज़बाबंदी से मुतालिक मामला था और दूसरा जो था वो सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल, जिसमें के 100 कितने हैं जी वो 103 मुल्ज़मान जो हैं, सिविलियन कारकुनान जो हैं, ज़्यादातर वो पीटीआई के, वो इस वक्त फ़ौजी अदालतों की कस्टडी में हैं, उनके केसेस वहाँ पर हैं। और अभी ये फ़ैसला जो है वो होना है कि क्या वो अदालतें इनका ट्रायल कर सकती हैं नहीं। तो खैर यहाँ पर इन केसेस में देर ज़रूर होती है, लेकिन आज की जो पेशरफ्त है उससे ये लगता है कि ये अब किसी रिलीफ देने की जानिब या किसी फ़ैसला साजी के मरहले में ये समाअत जो है वो पहुँच चुकी है और आइंदा 1-2 समाअतों में शायद इससे मुताल्लिक कोई अबूरी हुक्म जो है वो भी सामने आ जाएगा। थैंक यू।